आज हम जो है अपना सोशल का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और सोशल में मैं सबसे पहले स्टार्ट करा रहा हूँ आपको डेमोक्रेटिक यानी हमारी जो पॉलिटिक्स है। और उसके अंदर भी पहला चैप्टर है। हम बहुत कम टाइम में हम सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लेते हैं पॉलिटिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, आप जानते हैं पावर शेयरिंग के अंदर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी पावर को कैसे शेयर करती हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट्स हैं सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर वो अपनी पावर को कैसे शेयर करने वाली है। इस चैप्टर के अंदर आपने कुछ केस स्टडीज पढ़ी थी है ना, कुछ बेल्जियम के बारे में है ना, और आपने जो है इन सभी जो कंट्रीज है वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उनके बारे में डिस्कस किया था। तो वही स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, ये बात आप जानते हैं। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वो कैसे है। डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो 59% हैं, फ्लेमिश बोला जा रहा है उनको। ठीक है, वेलोनिया के अंदर जो है फ्लेमिश के अंदर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं 59%। वेलोनिया के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं 40%। और रिमेनिंग जो 1% है वो बोलते हैं जर्मन। ओके, तो यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, डच स्पीकिंग लोगों की मेजोरिटी है। फ्रेंच स्पीकिंग वाले लगभग 50% के आसपास ही हैं टक्कर में, और 1% लोग सिर्फ जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रजेल्स, मतलब हमारे बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और रेस्ट जो है वो डच बोलते हैं। तो आपने देखा कि जो पूरी कंट्री में डिवीजन है वो अलग है, और सिटी में जो डिवीजन है यानी कैपिटल सिटी में जो डिवीजन है वो अलग है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली वेल टू डू। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है फ्रेंच बोलने वाली, जो भाषा बोल रही है फ्रेंच, वो क्या है, वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, एजुकेशनली बहुत बेटर हैं एज कम्पेयर टू डच स्पीकिंग मेजोरिटी। ये बात याद रखनी है आपको। For accommodating the interest of minority and majority, Belgium adopted a unique system of power sharing. और ये दोनों ही भाषा बोलने वाले लोगों को अकोमोडेट करने के लिए या उनको दोनों को राइट्स देने के लिए बेल्जियम ने जो एक बहुत अच्छा सिस्टम अपनाया, वो था पावर शेयरिंग का। अब उनका सिस्टम कैसा था वो देखते हैं हम। द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब फ्रेंच और डच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब ये लाइन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर जो है अगर कोई लॉ बनाना होता है तो वहाँ पे वोटिंग होती है। और वोटिंग दो प्रकार की हो सकती है। पहली वोटिंग होती है कि आपको जो है बेसिकली 50% से ज़्यादा जो लोगों ने बोल दिया आप उसे मान लेंगे। तो यहाँ बोला गया सम स्पेशल लॉज, कुछ ऐसे कानून बनाने के लिए हमें मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए। अलग अलग जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, मतलब अलग अलग भाषा बोले जाने वाले ग्रुप्स हैं, उनके लोगों का आपको 50% से ज़्यादा का सपोर्ट चाहिए, तभी वो लॉज पास हो पाएंगे। Many powers of central government have been given to state governments of two regions of the country, है ना। ये बोल रहा है आपसे बहुत सी ऐसी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई है कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। Brussels has a separate government in which both the communities French and Dutch have equal representation। क्योंकि मैंने आपको बताया था पूरी कंट्री में अलग सिस्टम है, ब्रुसेल्स के अंदर जो कंपोजिशन है लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का वो अलग है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि ब्रुसेल्स के अंदर उन्होंने एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी, दोनों कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए, और दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था उसके अंदर। कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उन्हें बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। दिस गवर्नमेंट engages with the cultural, educational and language related issues। तो ये कह रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली किसी एक कम्युनिटी के लोगों के लिए ही बनाई गई थी, एक लैंग्वेज के लोगों के लिए, और उन्हें जो है उसी लैंग्वेज के लोग जो है इलेक्ट करते थे। और वो उनका बेसिकली काम क्या था, उनका अल्टीमेट जो वर्क था वो था इंगेज विद द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से डील करना। ठीक है, अगला है दिस काइंड ऑफ गवर्नेंस हैज प्रिवेंटेड अ सिविल स्ट्राइफ। स्ट्राइफ माने होता है झगड़ा, कलह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी इस प्रकार के सिस्टम ने जो है वहाँ बेल्जियम के अंदर जो है कोई भी झगड़ा होने से रोक दिया था, बचाया था एक तरीके से। अगला है पावर शेयरिंग इन द श्रीलंका। अब देखो जो आपने अभी देखा बेल्जियम के अंदर, उसका बिल्कुल अपोजिट सिस्टम था कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर। वहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जो है प्रॉपरली मेजोरिटी जो बोलने वाले लोग थे उनको जो है बिल्कुल भी ऊपर रख दिया, बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दिया। क्या हुआ था देखिए समझिए। श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन विद 75% 74% सिंहला स्पीकर्स एंड 18% तमिल स्पीकर्स। यानी 74% जो लोग थे वहाँ सिंहला लैंग्वेज बोलते थे, और 18% ओनली थे तमिल स्पीकर्स। अमंग 13% आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल एंड रेस्ट इंडियन तमिल्स। और इस 18% में से भी 13% जो थे वो थे श्रीलंकन तमिल्स, मतलब श्रीलंका के तमिल थे। बाकी सारे बचे हुए इंडियन तमिल थे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम हो गया यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे सारे कैसे थे, बुद्धिस्ट थे ज्यादातर। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल एंड हिंदू आर मुस्लिम, है ना।
जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे वो या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। देखिए बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको ये फैक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एज ए फैक्ट ही है, इसमें कुछ समझने का खास नहीं है। आपको याद होगा तो आप इसे अपने आंसर में कोट कर पाएंगे। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, 1948 हमारे देश के आजाद होने के 1 साल के बाद श्रीलंका भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया। 1956 के अंदर सिंहला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो जहाँ पे दो भाषा बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल देना अपने आप में दिक्कत का तरीका है। एक तरीके से इंडिया में आज तक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन तमिलनाडु कह रहा हूँ, श्रीलंका के अंदर जो है 1956 के अंदर सिंहला को उन्होंने वहाँ पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिससे क्या हुआ, तमिल लोगों को डिसरिगार्ड फील हुआ, है ना, उनको बुरा लगा। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। अब गवर्नमेंट ने जो क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है एक फेवरिज्म पॉलिसी फॉलो करी, और जो सिंहला लोग बोलने वाले थे, लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उनको उन्होंने फेवर किया जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स में, है ना। और ये चीज गलत है, बाकी लोगों को बुरा लगेगा। A new constitution stipulated that the state shall protect the and foster Buddhism। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था कहाँ का, श्रीलंका का, उन्होंने उसमें लिख दिया कि बुद्धिज्म को बढ़ाना है, बुद्धिज्म को बढ़ावा देना है। कॉमन सेंस है, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग तो गुस्सा हो जाएंगे, वो शांत तो नहीं बैठेंगे। और उन्हें क्या फील आया, अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन वाज सीन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एलिनेशन माने होता है अलग, अलगाव बोलते हैं इसे हिंदी में। तो श्रीलंकन तमिल्स को एक अलगाव की फीलिंग आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि तमिल को भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, है ना, जॉब्स में भी उनको बराबर हिस्सा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने पूरे एफर्ट किए अपना अधिकार पाने के लिए। और कॉमन सी बात है, अब कंट्री में दो लोग रहते हैं तो दोनों को बराबर अधिकार मिलना ही चाहिए। दिस वॉज डिनाइड बाय द सिंहला डोमिनेटिंग गवर्नमेंट। और जो सिंहला डोमिनेटिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बात को मना कर दिया कि हम आपको अधिकार नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, 1980s के अंदर जो है सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एल्म स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। 1980 में बहुत सारी पार्टीज जो है ऑर्गेनाइज होती हैं और वो डिमांड करती हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए नॉर्थ में और ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका में, ताकि वहाँ पे सिर्फ तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह सके और उनके भले की बात हो सके। These differences in two different communities pushed Sri Lanka into state of civil war। Civil war क्या होता है, जब देश के अंदर ही वहाँ के लोग ही लड़ने लग जाएं बिना किसी आउटसाइडर पावर के, उसे बोलते हैं सिविल वॉर। तो इतने सारे झगड़े की वजह तो क्रिएट की है खुद सिंहला स्पीकिंग लैंग्वेज लोगों ने, है ना। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया। इन श्रीलंका द आइडिया ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म क्रम्बल्ड द कंट्री इनटू सिविल वॉर, है ना। और ये मेजोरिटेरियन जो एक धारणा है जिसमें होता है कि आप मेजोरिटी के अकॉर्डिंग चलोगे, उसने क्या किया, पूरी कंट्री में सिविल वॉर छेड़ दी, ठीक है। अब देखिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, कुछ सवाल इन जो दो आपको देखो इस चैप्टर के अंदर आपने दो केस स्टडी पढ़ी है, उन केस स्टडी के बाद आप समझ पाएंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग रिक्वायरमेंट है। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो आंसर इसका सिंपल सा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में चांसेस आने के पूरे पूरे। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर। तो भाई ये सिंपल सा फंडा है कि ये पावर शेयरिंग जो है आपको जितने भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं दो सोशल ग्रुप्स के बीच में या डिफरेंट लैंग्वेज या डिफरेंट धारणा वाले लोगों के बीच में, उस कन्फ्लिक्ट को रोकता है और ये एक स्टेबिलिटी लेके आता है पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर भी, है ना। बार बार सरकार चेंज नहीं होगी, लोगों में झगड़े कम होंगे। पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी एज पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस इज एसेंशियल फैक्टर। पावर शेयरिंग वैसे ही बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी का एक तरीके से कह सकते हैं वेरी एसेंस यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर सिटीजंस का पार्टिसिपेशन नहीं होगा डेमोक्रेसी किस बात की है फिर। An intelligent sharing of power among legislature, executive, judiciary is very important to design a democracy ना। यानी आपको पता है हमारी सरकार जो है वो तीन प्रकार से होती है, या एक कह सकते हैं गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव काम होता है कानून को अप्लाई करवाना, एंड जुडिशरी का काम है इन दोनों के बीच में झगड़ों को सुलझाना। तो इन तीनों की पावर वेल डिफाइंड तरीके से बटी होनी चाहिए ताकि इनमें भी झगड़े ना हो। अब पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। तो ये आइडिया जो है ना पावर शेयरिंग का, ये उससे बिल्कुल अलग है जहां हम कहते हैं कि पावर को डिवाइड नहीं करना है, लेकिन ये कहता है पावर को डिवाइड करना है।
अब मॉडर्न शेयरिंग डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म सच एज, अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है तरीके हैं पावर को शेयर करने के, हम वो देखते हैं एक बार। पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने आपको बताया था कि पावर को आप तीनों जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उस बेसिस पे भी शेयर कर सकते हो। एंड ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर एक ऑर्गन दूसरे को चेक करेगा। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस ग्रुप्स या वेरियस ऑर्गन्स। इस प्रकार से एक दूसरे को चेक करते रहेंगे तो पावर का मिसयूज नहीं होगा, और इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, तो आपको यही बात बतानी है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। It allows the different organs of government placed at the same level to exercise different powers। ठीक है, तो ये आपके जो है बिल्कुल अलग अलग प्रकार की पावर को एक्सरसाइज करेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए अगला है हमारे पास पॉइंट, मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर बट एट सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट, है ना, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट को जवाब दें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है, यानी उनके पास पावर भी है एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। And although the judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। तो एग्जीक्यूटिव जो है जज जज की अपॉइंटमेंट करती है, जज को अपॉइंट करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, लेकिन उसी वक्त वो उनके पास ये भी राइट है कि वो उसको चेक कर सकते हैं, पावर को चेक कर सकते हैं। Power can be shared among government at different levels. A general government for entire country, government at the provincial or regional level. Such government is called federal government। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, जब आप पावर को बांट देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली इंडिया में जो है वही बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट्स में अलग अलग सरकार है, इस प्रकार के डिवीजन को कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम ऑफ डिवीजन। दिस इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसी का नाम है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, आपने ऊपर से लेकर नीचे तक बांट दिया, इसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो याद रखेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में आपको लिखना है सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पे अलग गवर्नमेंट है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक माने भाषा बोलने वाले, रिलीजियस माने धर्म से संबंधित, इनमें भी आप पावर को डिवीजन कर सकते हो। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड एट लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जो सोशली वीक लोग हैं, ठीक है, समाज के दबे हुए तबके हैं, इनकी माइनॉरिटी है या जो वुमेन है, उनके लिए एक प्रॉपर रूल बनाया गया है कि लेजिस्लेचर के अंदर या डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट में इतनी परसेंट तो वुमेन होनी चाहिए या इतने परसेंट तो माइनॉरिटी के लोग होने चाहिए। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन एट वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग जो है आपको पार्टीज के अंदर भी मिलेगा, प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाते हैं किसी काम करने के लिए, उनके अंदर ही पावर शेयरिंग मिलेगी। और सिंपल सा फंडा है, पावर शेयरिंग आपके घर में ही मिलेगी आपको, पेरेंट्स में, है ना, और बच्चों में, ये भी पावर शेयरिंग करते हैं कि किसके पास कितनी पावर है, क्या डिसीजन कौन कितनी ले सकता है ना। This way of power sharing among different parties that represent different ideologies, social groups, the two or more parties from an alliance to contest elections, this kind of power sharing can be direct। है ना, जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर कहती है कि हम एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं अलायंस। तो ये भी एक पावर शेयरिंग का तरीका है। तो these are different types of power sharing। I hope you like the lecture and thank you so much for being here। Kindly subscribe the channel। Thank you so much।